हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो हमारी यूपी ट्रिपल सी पेट की हिस्ट्री की सीरीज का ये 13वां वीडियो है। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं सल्तनत काल के बारे में और इसमें हम जानेंगे उसके कुछ प्रमुख बिंदु, क्योंकि हम अभी तक सल्तनत काल में लगभग सारे सुल्तान पढ़ चुके हैं, लगभग सारे राजवंश पढ़ चुके हैं। उनके बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें भी देखी थी, लेकिन कुछ चीज़ें जो है सल्तनत काल के बारे में थोड़ी चीज़ें बची हुई हैं, तो उसको इस वीडियो में जल्दी से कंप्लीट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि उस टाइम पे जो मंत्रि परिषद हुआ करता था उसमें विभिन्न पदों पे विभिन्न विभिन्न नाम हुआ करते थे, अलग अलग नाम हुआ करते थे, जो आज के परिवेश में कुछ दूसरे नाम से जाने जाते हैं। तो इस पे देखते हैं। तो सबसे पहला पद हुआ करता था वजीर का। ये वजीर जो हुआ करता था ये प्रधानमंत्री हुआ करता था, और प्रधानमंत्री के साथ साथ ये राजस्व विभाग का भी हेड हुआ करता था। और दूसरा दूसरा था ये आरिज मुमालिक। ये सैन्य विभाग का हेड हुआ करता था, लेकिन ये सेनापति नहीं होता था। दरअसल ये आज के रक्षा मंत्री के तरीके से था। ये रक्षा से संबंधित या सेना से संबंधित जो उनके नियम कानून थे या फिर उनसे जुड़ी योजनाएं थी, उनकी सैलरी वगैरह, उस सब का निर्धारण करता था। ये स्वयं युद्ध में भाग नहीं लेता था। इसके बाद आता है दबीर खास। तो दबीर खास ये पत्र व्यवहार और विदेशी संबंध का लगभग कुछ, विदेशी संबंध नहीं कह सकते इसको, सिर्फ पत्र व्यवहार से ही रिलेटेड समझेंगे। पत्र व्यवहार और जो जैसे घोषणाएं वगैरह करनी होती थी राजा की, कोई उसकी स्कीम अगर निकली हुई है तो उसको प्रजा में फैलाना, ये सारी चीज़ें इस दबीर खास की जिम्मेदारी होती थी। इसके बाद है दीवान रिसालत। तो दीवान रिसालत जो होता था ये विदेश वार्ता से वो करता था, ये विदेश वार्ताएं किया करता था। मतलब ये एक तरीके से फॉरेन मिनिस्टर जो आज के विदेश मंत्री हुआ करते हैं हम लोगों के, उसके तरीके से काम करता है। इसके बाद फिर आता है सद्र सुदूर। तो इसको सदर भी कहा जाता है, सदर भी कई कई जगह लिखा मिलेगा आपको, सिर्फ सदर ही लिखा मिल सकता है, तो ये आप याद रखेंगे। ये धर्म विभाग का प्रधान होता था सदर। और इसके बाद आता है काजी उल कुजात। इसको काजी भी कहा जाता है। ये काजी जो है ये न्याय विभाग का हेड होता था, एक तरीके से जज हुआ करता था। और फिर है वरीद मुमालिक। इसको वरीद भी कई बार कहा जाता है, ये गुप्तचर हुआ करता था। आप लोग ऐसे याद रखेंगे। और एक वर्ड और देखने को मिलता है इस टाइम पे, हालांकि मैंने इसको लिखा नहीं है, लेकिन एक आध बार कभी कभी उसमें आ जाता है बूले भटके, कभी पूछ लेता है। एक होता है उलेमा करके। तो उलेमा सल्तनत काल में जो होता था ये धार्मिक उससे रिलीजन से जुड़े हुए लोग होते थे, लेकिन वो राज दरबार में सलाहकार का काम करते थे। वो राजा को सुल्तान सुल्तान जो होता था उसको सलाह देने का काम करते थे, तो उनको जो है उनको उस टाइम पे उलेमा कहा जाता था। इसके बाद फिर देखते हैं सल्तनत काल की कर व्यवस्था। तो सल्तनत काल में वैसे तो हर सुल्तान ने अपने अनुसार कर लगाए, बढ़ाए, घटाए, लेकिन कुछ कर जो जनरल उस टाइम पे फेमस थे उनके बारे में इसमें बात करेंगे। सबसे पहला लिया जाता था उश्र। ये उश्र जो है इनको मुसलमान देते थे, और ये जो है ये भूमि कर इन लोगों का होता था ज़मीन के लिए। दूसरा होता है खराज। तो खराज ये गैर मुसलमानों पे लगाया जाने वाला कर था, ये भूमि ही कर था, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा लिया जाता था क्योंकि वो मुस्लिम नहीं थे। फिर तीसरा होता है जक़ात। तो जक़ात जो है, जक़ात ये धनी मुसलमान जो होते थे, ये धर्म के वृद्धि के लिए जो है, धर्म के बढ़ोतरी के लिए ये लोग दान दिया करते थे, इसको जक़ात बोलते हैं। फिर चौथा बोलते हैं जजिया। तो ये जो गैर मुसलमान थे इनको अपनी रक्षा करने के लिए एक टैक्स देना पड़ता था राजा को, सुल्तान को, उसको बोलते थे जजिया। फिर है खम्स। खम्स में ये लोग लूट का माल जो होता था, मतलब जैसे किसी भी प्रदेश पे आक्रमण किया, किसी भी और राजा पर आक्रमण किया, तो उसकी जितनी, उसके राज्य में जितनी संपत्ति उम्पत्ति लूट में आई, उसमें से राजा का हिस्सा क्या होता था। तो ये जो है कई बार 1/5 भी रहा है और बहुत बार 4/5 तक भी ये गया है। इसके बाद समाज जो होता था, समाज के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि सामाजिक ढांचा कैसे था। तो उस टाइम पे मुसलमान जो थे कई वर्गों में विभाजित थे, जैसे स्थान विशेष के नाम से जुड़े हुए, जैसे कहाँ से आए हुए थे, कहाँ, जैसे कुछ तुर्किश मुसलमान थे, कुछ अरबी मुसलमान थे, कुछ अफ़गानी मुसलमान थे, कुछ सेंट्रल एशिया से आए हुए थे। तो इस तरीके से भी कई सारे डिवीजन्स उसमें हुए थे। और दूसरी बात, मुस्लिम्स में भी उस टाइम पे थोड़ी बहुत जातियाँ आ गई थी, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और दूसरा है हिंदुओं में जाति व्यवस्था। तो वो तो आज भी है, और उस टाइम पे भी हिंदुओं में जाति व्यवस्था थी, हालांकि उस टाइम पे स्ट्रक्चर थोड़ा कठिन हो गया था। दूसरी बात, स्त्रियों की स्थिति तो निम्न थी, क्योंकि सनातन धर्म में पहले से भी थोड़ी सी कमियां ये सारी थीं, स्त्रियों की स्थिति नीचे गिर रही थी। और दूसरी बात, जब इस्लामिक आक्रमण होते हैं तो उस टाइम पे वो लोग भी स्त्रियों को बहुत गलत तरीके से ट्रीट करते हैं, तो इस वजह से स्त्रियों की स्थिति लगातार नीचे जाती गई। और दास प्रथा, जैसे कि आप देखते हैं फिरोज शाह तुगलक के पास अकेले ही 1,80,000 से अधिक गुलाम थे, तो दास प्रथा जोरों पे थी, बहुत कायदे से गुलाम हुआ करते थे हर राजा के पास में, हर सुल्तान के पास में।
इसके बाद अर्थव्यवस्था देखते हैं। तो सल्तनतकालीन अर्थव्यवस्था जो थी ये बहुत प्रॉस्परस अर्थव्यवस्था थी, बहुत समृद्धशाली थी। इसमें कृषि, उद्योग, व्यापार इस सब का प्रचलन था और बहुत कायदे से लोग व्यापार करते थे। भारत के अंदर भी होता था और भारत के बाहर भी लोग व्यापार करते थे। इसके बाद देखते हैं तो सल्तनत काल में कई सारे जो स्थापत्य कला के उदाहरण हैं, ये इससे जरूर प्रश्न पूछा जाता है और बहुत बार पूछा है कि निम्नलिखित में से किस चीज़ को, किस स्थापत्य कला के नमूने को किसने बनवाया है, ऐसे करके क्वेश्चंस पूछता है। तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक का देखेंगे। तो इसने बेसिकली 3 चीज़ें बनवाई थी। एक कुवतुल इस्लाम मस्जिद, ये दिल्ली में स्थित है आपका। फिर है 2.5 दिन का झोपड़ा, ये आपका अजमेर में स्थापित है। और तीसरा है कुतुब मीनार, इसको इसने स्टार्ट कराया था, ये ख़त्म नहीं करा पाया था। तो कुवतुल इस्लाम मस्जिद जो है ये तो वैसे थी। 2.5 दिन का झोपड़ा जो था ये विग्रहराज के द्वारा बनवाया गया एक संस्कृत विद्यालय था अजमेर में। इसने क्या किया, वहाँ पे अटैक करके उसको कब्जा किया और उसको तुड़वा के उसको मतलब संस्कृत विद्यालय को इसने फिर 2.5 दिन के झोपड़े का नाम दे दिया, थोड़ा सा उसमें चेंजेस करके उसको 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया। एक मस्जिद है। इसके बाद फिर देखते हैं इल्तुतमिश आता है। तो इल्तुतमिश ने सबसे पहला काम क्या किया, ये जो कुतुब मीनार इसने आधी छुड़वाई थी, ये आधी बनवा के मर गया था, इसको कंप्लीट कराया। सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया, हौज शमसी बनवाई, शाही ईदगाह बनवाई, शमसी ईदगाह बनवाई। तो ये सारी चीज़ें जो है ये इल्तुतमिश ने कराई थी। इसके बाद देखते हैं बलबन ने। तो बलबन का मकबरा, खुद का मकबरा जो है ये इसी ने बनवाया था। और आप ये याद रखेंगे कि ये विशुद्ध इस्लामी शैली का ये पहला मकबरा था इंडिया में, विशुद्ध इस्लामिक शैली का। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि मकबरा शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे ये इल्तुतमिश को कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी का किला बनवाया था, अलाई दरवाज़ा बनवाया था, हौज खास बनवाया था जिसको 1000 खंभा महल भी बोला जाता है। इसके बाद फिर मुबारक खिलजी को देखते हैं। तो मुबारक खिलजी नाम का एक आया था, एक बेवकूफ़ जो लास्ट में आया था, उसने ऊखा मस्जिद नाम का एक वो बनवाया था, मस्जिद बनवाई थी। बस इसके बारे में इतना याद रखना है। फिर आता है गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया था, ये तुगलकाबाद का किला बनवाया था और गयासुद्दीन का मकबरा बनवाया था। फिर लास्ट में मोहम्मद बिन तुगलक का देखते हैं, जिसने आदिलाबाद का किला बनवाया था और जहाँपनाह नाम की एक मस्जिद बनवाई थी। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने कई सारे वो बनवाए थे। बेसिकली इसने नगर बहुत ज़्यादा बनवाए थे, बहुत सारे नगर बसाए थे। और फिरोज शाह कोटला दुर्ग बनवाया था और अपना मकबरा बनवाया था, फिरोज शाह का मकबरा ये इसने खुद बनवाया था। इसके बाद फिर देखते हैं सिकंदर लोदी का। तो सिकंदर लोदी ने मोठ मस्जिद बनवाई थी। और राणा कुंभा ने एक कीर्ति के स्तंभ बनवाया था, ये भी लगभग उन्हीं के समकालीन थे, तो इनका भी एक याद रख लेते हैं। ये राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ बनवाया था। इसके बाद देखते हैं तो इस टाइम की देखते हैं प्रमुख रचनाएं। सल्तनत काल में बहुत सारे रचनाकार आए, बहुत सारे साहित्यकार आए, उन्होंने बहुत सारी रचनाएं अपनी अपनी दी हैं और बड़ी फेमस हैं, बड़ी पूछी भी जाती रही हैं। तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले साहित्यकार हैं हसन निजामी। ये ऐबक के दरबार में रहा करते थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में रहते थे। और इसके बाद में इन्होंने ताज ए नासिर नाम की पुस्तक लिखी है। फिर देखते हैं तो एक आते हैं मिन्हास उस सिराज, ये बहुत फेमस हैं और ये नसीरुद्दीन महमूद खिलजी के दरबार में रहते थे और इन्होंने तज़कियात नासिरी लिख रखा है। फिर देखते हैं बरनी। तो जियाउद्दीन बरनी जो था ये भी काफ़ी फेमस है। इसने तारीख़ फ़िरोज़ शाही और फतवा जहाँदारी ये 2 पुस्तकें लिखी हैं। और इसने मोहम्मद बिन तुगलक और फ़िरोज़ शाह तुगलक इन दोनों के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हैं, ये इन दोनों के दरबार में भी रहा था। फिर देखते हैं फतूहात फ़िरोज़ शाही। तो ये फ़िरोज़ शाह तुगलक की खुद की लिखी हुई आत्मकथा है। फिर जो है इब्न बतूता। तो इब्न बतूता जो है, इब्न बतूता की पुस्तक को बोला जाता है किताबुल रहला। और ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में, जैसा हमने पहले भी पढ़ रखा है, ये 12 वर्षों तक रहता है। फिर देखते हैं तारीख़ मुबारक शाही। तारीख़ मुबारक शाही ये याहिया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा लिखा गया है और बहुत फेमस पुस्तक है, बहुत बार पूछा गया है, तो इसको याद रखेंगे। ये सैयद वंश के दरबार में रहता था, सैयद वंश के जितने शासक थे उनके दरबार में। फिर है ख्वाजा इसामी। तो ख्वाजा इसामी ने ये फतूह सलातीत करके पुस्तक लिखी हुई है, ख्वाजा इसामी ने, याद रखेंगे। ये गजनवी, ये जो पुस्तक है फतूह सलातीत, इसमें गजनवी से लेके और तुगलक तक का इतिहास है, तुगलक वंश के जितने भी राजा आते हैं इन सब का इतिहास आपको इस फतूह सलातीत नाम की पुस्तक में मिल जाता है। फिर देखते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किरान उस्सादैन, निफ्ता उल फतूह, खजाइन उल फतूह, फिर है आशिका, नूह सिपिहर और तुगलकनामा। आप इतनी पुस्तकें याद रखेंगे। ये सारी पुस्तकें अमीर खुसरो की है। और अमीर खुसरो कौन था, इसका जन्म जो है 1235 में, ये कासगंज उत्तर प्रदेश में होता है। और इसको तूतीय हिंद की उपाधि मिली हुई होती है। तूतीय हिंद का मतलब होता है भारत का तोता। और
ये बलबन से लेके मोहम्मद बिन तुगलक तक के दरबार में रहा है। इसको तबला, सितार इस सब का जन्मदाता माना जाता है और ये इसने जो है खुद को भारतीय मुसलमान होने का इसने दावा किया हुआ है। तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है आपका। इसमें लगभग पूरी ऐसी चीज़ें बताई हैं मैंने कि जो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल हैं और बहुत बार क्वेश्चंस में आई हैं, बहुत बार एग्जाम्स में पूछी गई हैं। तो आप लोग इसको एक एक पॉइंट इसका बड़े अच्छे से तैयार करेंगे। आप मेरा यकीन करिए, अगर आपने ये सल्तनत काल के 3 वीडियोस देख लिए तो इससे बाहर एक क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। अगर सल्तनत काल से एक भी क्वेश्चन आता है, आप इसको क्या करें, अच्छे से देखें। मैंने नोट्स इसके टेलीग्राम पे डाल दिए हैं, तो आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड करके इसके नोट्स और आराम से इसको बैठ के देखें। खुद से हो सके तो नोट्स बना लें, नहीं तो उन्हीं को प्रिंट करा के आप उसको हाईलाइट वगैरह करके खुद से अपने जैसे पढ़ सकें पढ़िए। आराम से आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।